हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स को बहुत डेप्थ में कवर किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में, यानी जावास्क्रिप्ट में या इन जनरल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं एंड उनका क्या काम होता है। अब बहुत लोग को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ट्रिवियल टॉपिक है, इसको तो स्किप कर सकते हैं, ऑपरेटर्स में क्या पढ़ना है, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन यही तो होता है। बट ऐसा नहीं है, ऑपरेटर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंड कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है किसी ऑपरेटर को ये किस टाइप का ऑपरेटर है एंड फिर आप रिग्रेट कर रहे होते हो कि काश वाला वीडियो देख लिया होता तो मुझे पता होता कि ये किस टाइप का ऑपरेटर होता है। तो इन सारे डाउट्स को आज हम कवर करेंगे और आज ऑपरेटर्स को इन डेप्थ खत्म करेंगे फ्रॉम बेसिक्स टिल एडवांस इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ऑपरेटर्स आर एसेंशियल सिंबल्स दैट परफॉर्म एक्शंस ऑन वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबलिंग कैलकुलेशंस या डेटा मैनिपुलेशन। यानी ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपका कोड सोचता कैसे, यानी कि हाउ योर कोड थिंक्स। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, आप उसको कंपेयर करो। अगर आपके पास एक वैल्यू है a जिसमें रखा है 10, एक दूसरी वैल्यू है b जिसमें रखा हुआ है 20, एंड आप इन दोनों वैल्यूज के कंपैरिजन के बेसिस पे कोई एक डिसीजन लेना चाहते हो कि अगर a ग्रेटर देन b है तो ये वाला रास्ता लेना है, अगर a लेस देन b है तो ये वाला रास्ता लेना है, लाइक समथिंग लाइक दिस। अगर आपको ये चीजें या कोई भी ऐसा कंडीशन या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको कोई लॉजिकल थिंकिंग लगानी होती है या आपके कोड को एक्चुअली सोचना होता है कि यहाँ पे कौन सा रास्ता चूज करना है, वहां पे ऑपरेटर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यानी ये विच इज अ ग्रेटर देन सिंबल, ये एक ऑपरेटर है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो एन ऑपरेटर एंड इट हेल्प्स योर कोड टू डिसाइड कि a बड़ा है या b बड़ा है, एंड उसके बेसिस पे ये आगे अपने कोड को एग्जीक्यूट करता है। दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जाम्पल। या फिर हो सकता है आपके पास दो वैल्यूज रखी हुई हैं, a जिसके अंदर 10 रखा हुआ है, अगेन b जिसके अंदर 20 रखा हुआ है, और आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो मे बी यू हैव टू डू a प्लस b। अब यहाँ पे जो ये प्लस जो सिंबल है, इसका काम है a की वैल्यू को उठा करके b के साथ सम कर देना, यानी यहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट करना विच इज 30, a प्लस b यानी 30। तो ये जो प्लस है, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर विच इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसका भी एक प्री डिसाइडेड काम है जो ये करता है एंड इट मेक्स योर कोड थिंक कि इसके बेसिस पे आपको इन दोनों ऑपरेंड्स के साथ क्या एक्शन परफॉर्म करना है, यानी इन दोनों के साथ करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, एज आई सेड, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म एक्शंस टू वैल्यूज। किस टाइप के एक्शंस हो सकते हैं? कैलकुलेशंस हो सकते हैं, एज आई मेंशन्ड a प्लस b, a माइनस b, a डिवाइडेड बाई b, a की पावर b, ये सब कैलकुलेशंस हो सकते हैं। कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन, कोई भी डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है, या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग हो सकती है यूजिंग ऑपरेटर्स। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, a ग्रेटर देन b चेक करना है या b ग्रेटर देन a चेक करना है, तो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग जो एक ऑपरेटर की हेल्प से आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट या किसी भी इन जनरल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का यही काम होता है कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में या डेटा मैनिपुलेशन करने में या डिसीजन मेकिंग करने में लैंग्वेज की या कोड की हेल्प करते हैं। सेम चीज यहाँ मेंशन्ड है, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस या फैसिलिटेट कंपैरिजंस, जैसे आपको करना है a इक्वल टू b या a ट्रिपल इक्वल टू b, ये सारी चीज़ें ये कंपैरिजन में आती हैं। दिस ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी आप ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हो। ठीक है, अब ये ऑपरेटर्स बहुत टाइप के होते हैं और हर एक टाइप के ऑपरेटर का अपना अपना काम होता है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल में आ जाता है एंड, और एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हम मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पे एंड एक एक करके हम सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स को देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, हालांकि बहुत ट्रिवियल है, बहुत इजी है, बहुत ही बेसिक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है विच इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते ही सबको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि अरिथमेटिक यानी कि प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, डिविजन हो रहा होगा, या मॉड्यूलस हो रहा होगा, या फिर पावर हो रहा होगा। कुछ तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ही यहाँ पे बात हो रही होगी। तो एग्जैक्टली यही होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके कोड में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, यानी a प्लस b, a माइनस b, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्लस यानी एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिविजन सिंबल, मॉड्यूलस विच इज दिस सिंबल, परसेंटेज फॉर मॉड्यूलस, एंड एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर कैलकुलेशन विच इज a टू द पावर b। इसको आप ऐसे लिखते हो a एस्ट्रिक एस्ट्रिक b, ये आपको a की पावर b करके दे देता है। ठीक है, सो दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब चलते हैं अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में VS कोड में एंड इन सारे ऑपरेटर्स को एक एक बार यूज करके
प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो हम आ गए हैं अपने VS कोड में। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखे हैं A एंड B विद द सेम एग्जैक्ट सेम वैल्यूज 20 एंड 10। A की वैल्यू है 20 एंड B की वैल्यू है 10 और इस पे हम परफॉर्म करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। अभी के लिए मैंने एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है विद हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर विच इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, एज यूजुअल 10 + 20 यानी कि मुझे यहाँ से मिल रहा है 30। अब फटाफट हम सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक ऑपरेटर है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, मॉड्यूलस एंड इन द एंड पावर, सबको एक साथ रन करते हैं, इसका सबका आउटपुट देखते हैं। A + B 30 मिला, A - B 10 मिला, मल्टीप्लिकेशन में 200 मिला, डिवीजन यानी कि जो कोशेंट होता है वो मिलता है, तो 20/10 आपको मिलता है 2। ये इंटरेस्टिंग है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब आपको रिमाइंडर मिलता है, मतलब A को जब B से डिवाइड किया गया तो क्या रिमाइंडर मिला, ये रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे 0 मिल रहा है आपको। एंड इसके साथ साथ A की पावर B यानी 20⁻10 हमने किया तो हमें मिला एक बहुत ही बड़ी सी वैल्यू विच इज दिस वन। तो ये थे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, जो फिर से नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम किसी चीज को असाइन करना या फिर किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना है, इसीलिए इसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर मेनली होता है इक्वल टू, इसका काम होता है वैल्यूज को असाइन करना। लाइक आप लिखते हो ना बहुत बार C = A + B, यानी कि A + B कर दो और जो वैल्यू आती है उसको C के अंदर असाइन कर दो या फिर स्टोर कर दो। तो ये पॉसिबल होता है इक्वल टू के हेल्प से विच इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर तो इक्वल टू है, बट इस इक्वल टू को अगर आप किसी भी दूसरे ऑपरेटर के साथ जोड़ देते हो विच इज प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, लॉजिकल एंड इक्वल टू, ऐसा कुछ भी आप करते हो तो ये सारे ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, बट दीज ऑल आर ऑल्सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स, क्योंकि आप प्लस इक्वल टू कर रहे हो जिसका मतलब है कि आप किसी वैल्यू पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करके और उसको असाइन कर रहे हो एक किसी वेरिएबल के अंदर। तो प्लस इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू इज ऑल्सो एन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू इटसेल्फ इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एज आई मेंशन्ड, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू और इक्वल टू, ये सारे ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे C के अंदर ऑलरेडी वैल्यू रखी हुई थी 10, अब आपको इसको चेंज करना है। आपको करना है C = C + 20, यानी C की जो भी वैल्यू थी पहले से उसको मॉडिफाई करके उसमें 20 ऐड कर दो। तो इसको आप सिंपली कर सकते हो C + 20। ठीक है, दिस इज ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो, किसी वैल्यू को एक दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हो या स्टोर कर सकते हो। अब चलते हैं VS कोड में एंड इसके भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं एंड देन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। तो यहाँ तक हमने बात की थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, अब बात करने वाले हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर की। कमेंट्स में लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और हम सेम A एंड B की वही वैल्यूज लेंगे एंड उसी पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एंड सबसे बेसिक एग्जांपल तो है, मान लो आपने एक वेरिएबल ले लिया C = A + B। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू जो है दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड प्लस इज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर। इन सबको कमेंट्स कर देते हैं वरना बहुत लंबा आउटपुट आएगा एंड C को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, वही सेम 10 + 20 जो कि आपको दे रहा है 30। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको C के अंदर जैसे 30 रखा हुआ है, अब आपको C को मॉडिफाई करना है, आपको C में कोई एक स्टैटिक वैल्यू ऐड करनी है, लाइक 20 ऐड करना है, 10 ऐड करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा C = C + 20। ठीक है, इसको एक दूसरे वे में अगर आप लिखना चाहो तो आप सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके लिख सकते हो C + 20। इसका काम वही है, ये C की वैल्यूज को पिक करेगा, उसके अंदर 20 ऐड करेगा एंड वापस से उसको C के अंदर असाइन कर देगा। सो दिस += इज एक्चुअली एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली अगर आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, लॉजिकल एंड और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस से उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर देनी है तो आप इस तरीके से असाइनमेंट वेरिएबल्स का यूज कर सकते हो एंड अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। वापस से C को प्रिंट करते हैं। अभी इसको यहाँ से कट करो और इस लाइन के नीचे ले आओ ताकि हमें अपडेटेड C की वैल्यू मिले।
लेट्स रन एंड चेक। देखो 30 ऑलरेडी थी सी की वैल्यू, हमने 20 ऐड कर दिया तो मुझे मिल रही है 50। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। ये आप अपने जावास्क्रिप्ट की पूरी जर्नी में, चाहे आप कोई फ्रेमवर्क सीख रहे हो या कोई भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी कर रहे हो, ये ऑपरेटर आपके बहुत काम आने वाला है, विच इज डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल चेक्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर का काम यही होता है कि दो वैल्यूज को पिक करते हैं एंड इसको कंपेयर करते हैं कि क्या वो दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। इन दोनों ऑपरेटर्स का यही काम होता है, डबल इक्वल एज वेल एज ट्रिपल इक्वल का यही सेम काम होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करना। यानी ए डबल इक्वल बी भी आपको सेम आउटपुट ही देगा, ए ट्रिपल इक्वल बी का भी आपका वही सेम ही काम है। बट एक सबसे मेजर डिफरेंस जो है विच इज ए डबल इक्वल टू बी सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करता है, बट ए ट्रिपल इक्वल टू बी वैल्यूज के साथ साथ ए एंड बी की डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। यानी कि सपोज करो आपके पास दो वैल्यूज हैं, ए इज इक्वल टू 10 है एंड बी इज इक्वल टू भी 10 है। अगर आप ए डबल इक्वल टू बी करते हो तो ये आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट। अगर ए एंड बी की वैल्यू सेम है तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देता है। अदरवाइज अगर मान लो बी की वैल्यू 20 होती और ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती तो ये आपको यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देता। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब ट्रिपल इक्वल टू की अगर बात करें, अगर सपोज करो आपने दो वैल्यूज ले ली है, ए विच इज 10 एंड B विच इज ऑल्सो 10, बट ये 10 एक स्ट्रिंग ऑफ टाइप का डेटा है। अब अगर A डबल इक्वल टू B करते हो तो आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है, बट A ट्रिपल इक्वल टू B आपको फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि B की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है एंड A की टाइप जो है वो नंबर है, यानी टाइप मिसमैच हो रहा है, इसीलिए यहाँ से आपको फॉल्स मिलेगा। और इसीलिए डबल इक्वल टू को हम बोलते हैं लूज इक्वालिटी चेक, ट्रिपल इक्वल टू को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करता है, बट ये वैल्यूज के साथ साथ उन वैल्यूज के डेटा टाइप्स को भी कंपेयर करता है। फटाफट आते हैं VS कोड में और इसका एक एग्जांपल देखते हैं, देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और हम कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज को विच इज A एंड B, और दोनों को मैं नई वैल्यू देती हूँ। A में रहेगा 10 एंड B के अंदर भी मैं रखती हूँ 10, ठीक है। और चार कंपैरिजन हम करने वाले हैं A एंड B के बीच में डायरेक्टली, तो आई विल से A डबल इक्वल टू B एंड A ट्रिपल इक्वल टू B। देखते हैं दोनों का क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, दोनों हमें ट्रू दे रहे हैं क्योंकि A की वैल्यू भी 10 है, B की वैल्यू भी 10 है, दोनों के टाइप्स भी सेम है यानी नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों के टाइप जो है वो नंबर है, तो मुझे दोनों जगह से ट्रू मिल रहा है। अब अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, अब चेक करते हैं कि इन दोनों कंपैरिजन में मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। तो अब मुझे ट्रिपल इक्वल टू से मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि अब ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक हो गया, यानी कि अब ये दोनों के टाइप्स को भी कंपेयर कर रहा है। तो A की वैल्यू एक नंबर टाइप की वैल्यू है बट B की वैल्यू एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे आपको A ट्रिपल इक्वल टू B जो है वो फॉल्स दे रहा है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे आपको ये चेक करना पड़ता है। सपोज करो आपको ये B की वैल्यू किसी थर्ड पार्टी से या फिर किसी API से या फिर किसी दूसरे फाइल से, डेटाबेस से कहीं से आप फेच कर रहे हो, और वहां पे ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वैल्यू आप कंपेयर करने वाले हो वो एक्चुअली एक नंबर टाइप की या सेम टाइप की वैल्यू है या नहीं है। तो उस केस में आप ट्रिपल इक्वल टू का यूज कर सकते हो, वो आपके वैल्यूज के साथ साथ टाइप को भी कंपेयर करता है एंड आपको प्रिसाइज रिजल्ट मिलता है। Now with that we'll move on to the next operator which is logical operator in JavaScript. Now logical operator जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं एंड मोस्ट ऑफन आप इन ऑपरेटर्स का यूज कर रहे होगे अपने कोड में किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और या फिर नॉट। ठीक है, ये तीन ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। नॉर्मली आप जब भी किसी दो वैल्यू एंड करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ एंड ए लॉजिकल एंड बी, तो इसका मतलब होता है अगर A एक ट्रू दी वैल्यू है और B भी एक ट्रू दी वैल्यू है तो आपको ट्रू रिटर्न मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी फॉल्स है तो आपको फॉल्स रिटर्न मिल जाएगा। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। जब भी जावास्क्रिप्ट में आप किन्हीं दो वैल्यूज पे लॉजिकल एंड परफॉर्म करते हो तो इसका काम क्या होता है, इन सारी वैल्यूज को चेक करता है। इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि दो ऑपरेटर्स हो, आप तीन ऑपरेटर्स पे भी लगा सकते हो, A, B एंड C। एंड यहाँ पे होता क्या है कि ये पहले चेक करता है A की वैल्यू को, क्या ये ट्रू दी वैल्यू है, अगर है तभी ये मूव करेगा इस वैल्यू को चेक करने के लिए B की वैल्यू को। अगर B एक फॉल्सी वैल्यू है तो ये आगे कंडीशंस को चेक नहीं करता है और यहीं से B की वैल्यू को रिटर्न कर देता है, यानी कि यहाँ से B की वैल्यू को रिटर्न कर देता है, ट्रू या फॉल्स यानी बुलियन रिटर्न नहीं करता है। दैट इज द डिफरेंस।
ठीक है। यहाँ पे आपको बी की वैल्यू यानी कि जो भी फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू मिलती है उसको रिटर्न कर देता है, ना कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेशंस भी कहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके ए के अंदर कोई वैल्यू है तभी बी वाला लॉजिक एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो उस केस में आप ए लॉजिकल एंड बी लगा सकते हो। अगर यहाँ पे फॉल्सी वैल्यू मिल जाएगी तो ये आगे जाएगा ही नहीं, यहीं से रिटर्न आ जाएगा और ए की वैल्यू को ही रिटर्न कर देगा। और ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ज्यादा यूज करोगे जब भी आप किसी भी फ्रेमवर्क में डेवलपमेंट कर रहे होगे, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। जनरली अगर आप चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेरिएबल है यूजर लॉग्ड इन, ठीक है, यूजर लॉग्ड इन, आपके पास ये वेरिएबल है। आप चाहते हो कि जब भी इसकी वैल्यू ट्रू हो तभी आपका आगे का HTML पेज है, मान लो डैशबोर्ड पेज है, एक डैशबोर्ड पेज है आपके पास, ठीक है, ये डैशबोर्ड पेज आपका विजिबल हो यूजर को, मतलब अगर यूजर लॉग इन है तभी डैशबोर्ड पेज विजिबल हो, तो आप वहां पे लॉजिकल एंड का यूज कर सकते हो। जब भी यूजर लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स मिलेगी, आपका कोड आगे नहीं जाएगा, यहीं से रिटर्न आ जाएगा और यहीं से इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा विच इज फॉल्स, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, यूजर लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है, तब ये आगे बढ़ेगा एंड जो भी लॉजिक यहाँ पे रहेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, जैसे इसको फॉल्सी वैल्यू मिलती है वहीं से वापस आ जाता है, आगे ये फालतू की मेहनत करता ही नहीं है। तो अगर मैं सबसे प्रिसाइज वे में आपको बताऊं तो लॉजिकल एंड का एक ही काम होता है कि जो भी फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू मिलती है, फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू उसी को रिटर्न कर देता है, ठीक है। अगर इन केस ऐसा भी तो हो सकता है कोई फॉल्सी वैल्यू हो ही ना, अगर ऐसा होता है कोई फॉल्सी वैल्यू नहीं है, उस केस में ये लास्ट ट्रू दी वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है, लास्ट ट्रू दी वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो लॉजिकल एंड का काम होता है किसी भी दो वैल्यूज पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब होता है कि ये अगर ट्रू है तो नेक्स्ट पे जाएगा, चेक करेगा क्या ये भी ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो लास्ट ट्रू दी वैल्यू यानी बी की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अगर ए ही फॉल्स मिल जाता है तो ये बी को चेक करने जाएगा ही नहीं और यहाँ से सीधे ए को रिटर्न कर देगा। दिस इज द वर्क ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप इसको बहुत ज्यादा यूज करोगे अपने कोड के अंदर जब भी आप डेवलपमेंट की तरफ जाओगे। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत लोगों को ये बहुत इजीली समझ नहीं आया होगा, बट अभी हम जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे इसका तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने एनवायरनमेंट में VS कोड में और वहां पे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। आ गए हैं VS कोड के अंदर और यहाँ पे मैं कमेंट्स में डाल देती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्योंकि हम अभी उन्हीं की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं लॉजिकल एंड की अभी, ठीक है। अब लॉजिकल एंड में मैंने क्या बोला कि लॉजिकल एंड रिटर्न्स फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू एंड इफ देयर इज नो फॉल्सी वैल्यू तो उस केस में इट विल रिटर्न लास्ट ट्रू दी वैल्यू, ठीक है, लास्ट ट्रू दी वैल्यू को ये रिटर्न कर देता है, ठीक है। लॉजिकल एंड रिटर्न्स फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू एंड इफ देयर इज नो फॉल्सी वैल्यू इट विल रिटर्न लास्ट ट्रू दी वैल्यू। ये हमेशा ध्यान रखना है कि लॉजिकल एंड ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज करो जैसे मेरे पास ना ए के अंदर 10 रखा है विच इज अ ट्रू दी वैल्यू। आई होप ट्रू दी वैल्यू आपको पता होगी, ट्रू दी फॉल्सी वैल्यू। अगर नहीं पता तो पुरानी वीडियोस जरूर देखना, उसमें ट्रू दी एंड फॉल्सी वैल्यू को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, डेटा टाइप्स वाले में। अब मैं करती हूँ ए के साथ लॉजिकल एंड मैं चाहती हूँ कि अगर ए के अंदर एक ट्रू दी वैल्यू है तब आप प्रिंट करो दिस इज लास्ट ट्रू दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ट्रू दी वैल्यू का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको अगर आप बुलियन में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगी, यानी 1 रिटर्न करेगी, वो ट्रू दी वैल्यू होती है। तो अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है, मतलब कुछ भी है, तो वो ट्रू दी वैल्यू में काउंट होता है। कोई भी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यू होती है, बाकी सब कोई भी स्ट्रिंग है उसके अंदर आपने स्पेस भी दे दिया है तो वो भी एक ट्रू दी वैल्यू के अंदर काउंट होता है, क्योंकि उसको अगर आप बुलियन में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे आपको हमेशा ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉजिकल एंड परफॉर्म किया है कि अगर ए के अंदर कोई भी ट्रू दी वैल्यू है तब आपको ये प्रिंट कर देना है दैट दिस इज लास्ट ट्रू दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तब आपको ये वाली वैल्यूज को प्रिंट कर देना है। अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू को चेक करेगा, ट्रू दी वैल्यू है, ठीक है,
नेक्स्ट में मूव करेगा, इस पूरी वैल्यू को चेक करेगा क्या ये ट्रू दी वैल्यू है। ओके, फिर आगे बढ़ेगा। ओके, आगे कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो इसका मतलब यही लास्ट ट्रू दी वैल्यू है, इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, और इस पूरे को मैं रन करके एक बार चेक करती हूँ। ठीक है, देखो मुझे क्या मिला, दिस इज लास्ट ट्रू दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि दोनों ही ट्रू दी वैल्यू थी, इसीलिए लास्ट का ट्रू दी वैल्यू जो था, ट्रू एक्सप्रेशन जो था वो एग्जीक्यूट हो गया। इन केस अगर मैं यहाँ पे 0 दे देती हूँ, ठीक है, मैंने 3 एक्सप्रेशन दे दिए हैं। पहले ए को लॉजिकल एंड कर रही हूँ 0 के साथ एंड देन लॉजिकल एंड कर रही हूँ इस एक्सप्रेशन के साथ। अब क्या होगा, जैसे ही ए के पास जाएगा एक ट्रू दी वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट मूव करेगा 0 विच इज अ फॉल्सी वैल्यू, तो ये इसके आगे जाएगा ही नहीं, यहीं से रिटर्न हो जाएगा एंड आपको दे देगा 0। हालांकि मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को प्रिंट नहीं किया है, बट स्टिल रन करके देखते हैं कि होता क्या है। क्या मुझे ये वाला स्टेटमेंट अभी भी रिटर्न में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो अब मुझे दिस इज लास्ट ट्रू दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि 0 से ही फ्लो वापस चला गया, आगे बढ़ा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे इसको फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू मिल गई। तो अगर मैं अब कंक्लूड करूं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, तो लॉजिकल एंड का काम होता है किसी भी एक्सप्रेशन पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना और चेक करना क्या वो ट्रू दी वैल्यू है। अगर है तो आगे मूव कर जाता है जब तक कि उसको कोई फॉल्सी वैल्यू नहीं मिल जाती है, और जैसे ही उसको कोई फॉल्सी वैल्यू यानी 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसी कोई भी चीज मिलती है तो वहीं से वो रिटर्न आ जाता है। उसका टारगेट ही होता है कोई भी फॉल्सी वैल्यू को ढूंढना। जैसे उसका टारगेट कंप्लीट होता है, बाकी एक्सप्रेशन से उसको कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाओ, वो वहीं से रिटर्न हो जाता है और उस वैल्यू को रिटर्न करता है, ना कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसको कोई फॉल्सी वैल्यू नहीं मिलती है, जो कि हमारे इस केस में था जिसमें हमारे दोनों ही ऑपरेशंस जो थे वो ट्रू दी वैल्यूज थे, तब वो लास्ट ट्रू दी वैल्यू को रिटर्न कर देता है विच इज दिस एक्सप्रेशन। इसको एग्जीक्यूट करेगा, console.log यानी प्रिंट करना है तो वो प्रिंट कर देगा इस एक्सप्रेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको इसीलिए समझाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कर रहे होगे कि अगर एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू आती है तभी आपको बाकी का कॉन्सेप्ट चलाना है या बाकी का कोड चलाना है, तो उस केस में आप लॉजिकल एंड का यूज कर रहे होगे। ठीक है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है लॉजिकल और, यानी कि लॉजिकल एंड का काम होता है पहली फॉल्सी वैल्यू को ढूंढना, तो लॉजिकल और का काम होता है पहली ट्रू दी वैल्यू को ढूंढना। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर कोई ट्रू दी वैल्यू नहीं मिलती है तो लास्ट फॉल्सी वैल्यू को वो रिटर्न कर देता है। एग्जैक्ट जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी करती हूँ और कॉपी करके हम नीचे लिखेंगे एंड इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। लॉजिकल और रिटर्न्स फर्स्ट ट्रू दी वैल्यू, ट्रू दी वैल्यू, एंड इफ देयर इज नो ट्रू दी वैल्यू, अगर इसको कोई भी ट्रू दी वैल्यू नहीं मिलती है, इट विल रिटर्न द लास्ट फॉल्सी वैल्यू। ठीक है, ये लास्ट फॉल्सी वैल्यू को वहां से रिटर्न कर देता है। एग्जाम्पल में हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है, और कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और नीचे आते हैं ए। अब यहाँ पे हम करेंगे लॉजिकल और। ठीक है, लॉजिकल और। अब इसका काम है फर्स्ट ट्रू दी वैल्यू को ढूंढना। जैसे इसको फर्स्ट ट्रू दी वैल्यू ये मिल जाएगी ए, इसको जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं ताकि हमको एक्सप्रेशन देखने को मिले। तो हियर आई विल डू पहले ट्रू दी वैल्यू एंड उसके बाद एक्सप्रेशन विच इज ए। ठीक है, वही काम कर रहे हैं, लॉजिकल और कर रहे हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट। अब ये क्या करेगा, पहली ट्रू दी वैल्यू को ढूंढेगा और जैसे ही इसको ट्रू दी वैल्यू मिलेगी वहीं से वापस चला जाएगा, ए से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रन करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट ट्रू दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्चुअली मुझे फर्स्ट करना था बट ठीक है, फर्स्ट कर देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट ट्रू दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, रन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रू दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दिस कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। आगे जाएगा ही नहीं, जैसे इसको पहली ट्रू दी वैल्यू मिलेगी वहीं से ये वापस आ जाएगा। इसका टारगेट ही है ये पहली ट्रू दी वैल्यू को ढूंढना। ठीक है, इन केस अगर इसको कोई ट्रू दी वैल्यू नहीं मिलती है तो ये लास्ट फॉल्सी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इसको देती हूँ 0 और नेक्स्ट मैं फिर से एक ट्रू दी वैल्यू देती हूँ विच इज ए। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एंड चेक करते हैं कि अब क्या आउटपुट आता है। ओके, पहला ही ट्रू दी वैल्यू मिल गया ना इसको। ओके, हमारा काम है कि इसको ट्रू दी वैल्यू ना मिले, तो मैं क्या करती हूँ, ए की वैल्यू को ना 0 कर देती हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे ए लॉजिकल एंड, इस एक्सप्रेशन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड 0। ठीक है, 3 एक्सप्रेशंस को मैंने लिया है, इसको करते हैं कमेंट। अब इसको रन करके चेक करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इसको ट्रू दी वैल्यू मिली, जैसे इसको ट्रू दी वैल्यू मिली ये आगे बढ़ा ही नहीं, यहीं से इसने रिटर्न कर दिया दिस इज द फर्स्ट ट्रू दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ए के अंदर 0 था, फॉल्सी वैल्यू, इसने इसको कंसिडर किया, तभी ये नेक्स्ट मूव किया, इसको ट्रू दी वैल्यू मिली, वहीं से रिटर्न हो गया। तो लॉजिकल एंड का काम होता है पहली फॉल्सी वैल्यू को ढूंढना, लॉजिकल और का काम होता है पहली ट्रू दी वैल्यू को ढूंढना, और अगर इनको अपना टारगेट नहीं मिलता है तो अपनी लास्ट वैल्यू को ये रिटर्न कर देते हैं, यानी कि लॉजिकल एंड लास्ट ट्रू दी वैल्यू को रिटर्न कर देता है, लॉजिकल और लास्ट फॉल्सी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। लास्ट लॉजिकल ऑपरेशन जो था वो था नॉर का, यानी किसी भी वैल्यू को उसका जस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट कर देना, यानी कि ए के अंदर अगर 0 रखा हुआ है और आप कर देते हो नॉट ऑफ ए, ठीक है, तो ये 0 को कन्वर्ट कर देता है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट बुलियन में, यानी कि ट्रू में, ठीक है। तो क्योंकि एक फॉल्सी वैल्यू थी, फॉल्सी को इसने जस्ट ऑपोजिट कर दिया, ट्रू दी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अगर ए की वैल्यू 10 होती, सपोज करो ए की वैल्यू अगर 10 होती विच इज अ ट्रू दी वैल्यू, तो उस केस में क्या होता, यहाँ से आपको मिलता फॉल्स, ठीक है, ये मिल रहा है आपको फॉल्स, क्योंकि इसने ट्रू दी वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया फॉल्सी वैल्यू में। तो ये बहुत इजी है बट बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, बहुत काम का है ये। किसी भी वैल्यू को एग्जैक्ट ऑपोजिट करना, अगर ट्रू है तो फॉल्स बना देना, फॉल्स है तो ट्रू बना देना, उसके लिए हम इस एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि लॉजिकल नॉट का यूज करते हैं। तो ये तीनों आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स में। इन केस अगर आपको अभी भी ये तीनों एक्सप्रेशन समझ में नहीं आए हैं देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगी विथ मोर एग्जाम्पल्स एंड मोर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटर। ये ऑलरेडी हमने समझ लिया है लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स की। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये इफ एल्स कंडीशंस को ना थोड़ा सिंपलर वे में लिखने में आपकी मदद करता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंडीशन है, ठीक है, आपके पास कोई एक कंडीशन है और आप चाहते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एक्सप्रेशन चल जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला एक्सप्रेशन चल जाए। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि आप एक कंडीशन देते हो, एक क्वेश्चन मार्क लगाते हो और उसके बाद 2 एक्सप्रेशन देते हो सेपरेटेड बाय कोलन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन चल जाता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड एक्सप्रेशन चल जाता है। दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। सिंपल इसी चीज को आप इफ एल्स की मदद से कर सकते हो। इस कंडीशन को आप इफ के अंदर दे सकते हो, अगर ये ट्रू है तो ये कंडीशन चल जाए, एल्स के अंदर ये कंडीशन दे सकते हो। तो उसी इफ एल्स कंडीशन को सिंपल वे में लिखने के लिए आपको टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प मिल जाती है और ये आपके काम को एक लाइन में कर देता है। जहां आप 10 लाइन का कोड लिखोगे, इफ लगाओगे, एल्स लगाओगे, कंडीशंस लिखोगे, वहीं पे आप एक कंडीशन क्वेश्चन मार्क और 2 एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कोलन दे दोगे तो आपको आपका काम सेम काम एक लाइन के अंदर में हो जाएगा। नाउ एक एग्जांपल इसका देखते हैं। अब सपोज करो आपके पास 2 वैल्यूज है ए एंड बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 9 है, ठीक है, और आप चाहते हो इन दोनों को कंपेयर करके बताना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक कंडीशन लिख सकते हो ए ग्रेटर देन बी, यानी अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे आप अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हो, कंसोल लॉग कर सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है, तो आपका दूसरा एक्सप्रेशन चल जाएगा विच इज दिस वन, ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। लेट्स रन एंड चेक। इसको पहले कमेंट कर देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना पके, एंड अपने लास्ट एक्सप्रेशन को रन करके चेक करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 9 थी, a b से बड़ा था। इसी कंडीशन को अगर इफ एल्स की मदद से लिखना होता तो आप पहले लिखते इफ a इज ग्रेटर देन b, तो सेम कंसोल लॉग जो था ये आप यहां पे लिखते और अदरवाइज इसको आप एल्स में लिखते हैं, ठीक है। तो आपका ये 4-5 लाइन का कोड एक सिंगल लाइन के कोड में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इसका बेसिक सिंटैक्स होता है अपना कंडीशन लिखो, क्वेश्चन मार्क लगाओ और उसके बाद दोनों एक्सप्रेशन दे दो, ट्रू वाला एक्सप्रेशन, फॉल्स वाला एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कोलन। हमेशा याद रखना है कि ट्रू वाला एक्सप्रेशन पहले देना है, फॉल्स वाला एक्सप्रेशन बाद में देना है। सो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर, यानी अगर ए बी से बड़ा है तो पहले ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये स्किप हो जाएगी। अगर ए बी से छोटा है, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये पहली कंडीशन स्किप हो जाएगी, मतलब पहला एक्सप्रेशन स्किप हो जाएगा और दूसरा एक्सप्रेशन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज़ जो आप इस 5 लाइन में इफ एल्स की मदद से करोगे, वही सेम चीज़ आपने एक लाइन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर की मदद से कर लिया। तो सो फार हमने सारे ऑपरेटर्स कवर कर लिए हैं।
एक दो चीजें जो बची हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि और डिटेल में जब जावास्क्रिप्ट पढ़ने लग जाएंगे तब उन सब चीज़ों को हम समझेंगे, विच इज़ मे बी नलिश को स्केलिंग या ऑप्शनल चेनिंग एंड ये सारी चीज़ें। आई होप आपको अभी तक की पूरी वीडियो समझ में आई होगी और सारे ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है या कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो जावास्क्रिप्ट नया नया सीखना स्टार्ट किए हैं या जिसको डेवलपमेंट अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।